हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो याद रखिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो लायबिलिटी से रिलेट करती है। सीधा लायबिलिटीज़ कभी भी एसेट से रिलेट नहीं करेगी। तो फाइनेंस वर्ड का मतलब ही है कि दूसरों से उधार लेना। ठीक है। अब उधार दो तरीके से लिया जा सकता है, आपको पता है, शेयर से भी, डिबेंचर से भी। तो कई तरीके से उधार लिया जाता है, लेकिन इस एक्टिविटी में आपको मेन फोकस क्या करना है कि पहले कंपनी ने उधार लिया होगा, उसके बाद कंपनी ने उधार चुकाया होगा, लेकिन उधार शब्द जरूर होगा। कंपनी के ऊपर कभी उधार बढ़ेगा, कभी कम होगा। मतलब कंपनी के ऊपर कभी बोझ बढ़ेगा, कभी कम होगा, लेकिन कंपनी दूसरे के ऊपर बोझ नहीं डालेगी। ठीक है। मतलब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही है कंपनी। अपना जो पैसा है वो कंपनी क्या कर रही है, वो लोगों से उधार मांग रही है और उनको उधार लौटा रही है। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सो लिखा हुआ है द एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर सोर्सेज। डेफिनेशन में तो काफ़ी कुछ लिखा है स्टूडेंट्स, लेकिन बेसिक जो मतलब है वो यही है कि कोई भी ऐसा काम जिससे जो मालिक है उसकी कैपिटल पे असर आए। मालिक की कैपिटल मतलब या तो वो बढ़ेगी या कम होगी। अब कंपनी जो होती है स्टूडेंट्स, कंपनी क्या सोचती है, कंपनी चलती है जो रूल कौन सा था कंपनी का, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनर का पैसा और कंपनी का पैसा अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ओनर का पैसा कब बढ़ेगा, जब कंपनी के ऊपर उधार आएगा। या तो ओनर से उधार लेगी या शेयर होल्डर से उधार लेगी। तो देखिए आ गया ना उधार वाली बात, तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है। तो कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से कम जो ओनर है उसका पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। ठीक है। शेयर्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, बोनस शेयर होता है, किसी भी तरह का शेयर है। तो इसका मतलब है कंपनी अगर शेयर इशू करके पैसा उठा रही है तो उधार ले रही है कंपनी। ठीक है। और किसी भी तरह की बोरोइंग्स अगर हो जाती है तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाला जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इट ओनली कंसर्न्स विद अरेंजिंग द अमाउंट फॉर द कंपनी एंड इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है स्टूडेंट्स, ताकि आसान भाषा में आपको समझ आ जाए। तो कहीं ना कहीं सिंपल तरीके से अगर देखें तो अमाउंट, अरेंजिंग द अमाउंट फॉर द कंपनी, कहीं ना कहीं से किसी और से कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना है और कंपनी के ऊपर उधार बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है। कभी भी कंपनी की एसेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिसमें आपको समझ आएगा। और पिछली बार की तरह एग्जाम्पल्स में हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश भी देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। इशू वर्ड आ जाए तो समझ लेना कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है और पैसा उठाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपनी के ऊपर उधार चढ़ गया है। ठीक है। उधार चढ़ गया है कंपनी के ऊपर। अब यहां पर दूसरी चीज देखिए, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए जब इशू करते हैं किसी को, कुछ कोई आदमी है जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे होंगे और उनसे हमने पैसे लिए होंगे, तो कंपनी ज़रूरत के समय में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी अपने पैसे वापस मांगती है लोगों से। वो बोलती है हम आपको जो शेयर हैं वो वापस करते हैं, और बेसिकली हम अपना शेयर वापस ले रहे हैं और आपको पैसे वापस करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना कि कंपनी ने अपना शेयर वापस खरीद लिया है तो जाहिर सी बात है पैसे लोगों को देने पड़ेंगे। तो ये हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दो वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा, एक रीपेमेंट और दूसरा रिडेम्पशन। दोनों का मतलब एक ही होता है वैसे, लेकिन ये जो यहाँ पे लोन्स है ना, लोन्स के साथ ज़्यादातर रीपेमेंट लगता है और डिबेंचर्स के साथ ज़्यादातर रिडेम्पशन लगता है। ठीक है। दोनों का मतलब ये पैसे लौटाना। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं कभी ना कभी हमने लोन उठाया होगा और उसका पैसा चुका दिया। तो जब लोन उठाया तो लायबिलिटी बढ़ी, बोझ बढ़ा, और जब पैसा चुकाया तो हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया। सिंपल।
दोनों में लायबिलिटी पे ही तो असर पड़ा, तो लायबिलिटी कम हो गई। यहाँ पर भी डिबेंचर से पैसा उठाते हैं हम लोग, शेयर्स और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है मैंने कई बार बताया आपको। तो डिबेंचर से पैसा उठाते हैं तो उनके पैसे जब लौटाते हैं समय पर, 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो उसको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। तो इसमें भी कंपनी के ऊपर से उधार तो वापस चला गया, तो ये भी लायबिलिटी से कनेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज़ और है, कहा जाता है कि जैसे इस चैप्टर को समझने के लिए आसान भाषा में कहेंगे कि जहाँ गाय जाएगी वहीं उसका बछड़ा भी जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमने पैसे इशू किए थे शेयर्स, ठीक है ना, हमने शेयर्स को इशू करके पैसे उठाए थे मार्केट से, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया ना, क्योंकि पैसे उठाए, उधार ले लिया। अब स्टूडेंट्स, हमको अगर डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, बदले में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, तो ये एक तरह से बछड़ा हो गया, क्योंकि गाय तो थी शेयर, गाय तो वो अमाउंट था जो हमने शेयर इशू करके पैसे मार्केट से उठाए। अब हमको ये वाला जो अमाउंट है, क्योंकि ये सीधा सीधा इससे रिलेट करता है, इस गाय से रिलेट करता है, तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको भी हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही डालेंगे। क्लियर है, इससे रिलेटेड जो भी पेमेंट होगी ना शेयर होल्डर्स को, वो सारी फाइनेंसिंग में आएगी, कभी भी इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी वो, ठीक है। तो अगर हम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड्स देते हैं लोगों को, तो वो पेमेंट हो गई, तो आउटफ्लो हो गया। उसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स। देखिए जैसे शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है, उसी तरह डिबेंचर्स और लोन्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेगुलर होता है, डिविडेंड अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन है तो दोनों पेमेंट ही। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने डिबेंचर इशू किया था, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऊपर कहीं डिबेंचर हमने इशू किया होता, तो उसका इंटरेस्ट क्या हो गया, वही गाय बछड़ा वाला, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी आउटफ्लो होगा, और हमेशा याद रखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, क्योंकि उधार लिया था और इसीलिए हमने उसका इंटरेस्ट दिया है, तो उधार कहीं ना कहीं हमने अपना कम किया है। क्लियर, चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब ये नई चीज आ रही है स्टूडेंट्स, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि कंपनी जब अपना अकाउंट बैंक में खुलवाती है तो कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। और बैंक जो है करेंट अकाउंट वालों को कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे कि अगर उनके पास अकाउंट में बैलेंस कम है और कोई अर्जेंट पेमेंट उनको करनी है, तो वो बैंक तुरंत थोड़ा उधार दे देती है कंपनी को, जिसकी वजह से उनका जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है और वो अपनी पेमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उधार हो गया ना कंपनी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि अगर कोई भी उधार की बात होगी तो वो फाइनेंसिंग में तो आएगी आएगी। तो इसका मतलब अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी उधार ले रही है, और अगर थोड़े दिनों में बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, मतलब कंपनी ने उधार वापस भी कर दिया, तो दोनों ही केसेस में ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश क्रेडिट, बेसिकली अगर कंपनी को कैश चाहिए होता है किसी बिजनेसमैन को उधार पे, तो बैंक कैश भी अवेलेबल करा देती है उसके अकाउंट, क्या एक क्रेडिट अकाउंट होता है जिसमें वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कैश, और फिर वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको निकाल सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उधार हो गया स्टूडेंट्स। तो उधार का पैसा है, अगर आप लोगे या उधार चुकाओगे तो फाइनेंसिंग में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए शुरू से लेके एंड तक मैंने एसेट की कोई बात नहीं की है, तो पहले से ही क्लियर कर लेना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इशू, इशू आ रहा है ना। तो इशू मतलब है कि आपने खुद की कंपनी के शेयर लोगों को दिए और पैसे उठाए। लेकिन अगर यहाँ पर पिछली क्लास में इन्वेस्टिंग शेयर्स में क्या आ रहा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आया था, उसमें आया था कि आप जो सेल ऑफ शेयर कर रहे हो, सेल ऑफ शेयर तब कर पाओगे जब आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्लियर किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में विद एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा के उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।